वेलकम बैक क्रैकर्स। अब तक जो है ना हमारा टॉपिक सलाइवा का हो चुका है। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड के बारे में भी हमने पढ़ लिया है। सबसे बड़ा सलाइवरी ग्लैंड होता है पैरोटिड ग्लैंड। कहाँ मिलता है? हमारे कान के पास। ठीक है, इससे रिलेटेड एक इलनेस भी बताई थी मैंने, मम्स, वायरल डिजीज थी। ठीक है, तो ये अब तक हमारा हो चुका है। आज जो होगा हमारा टॉपिक है कि स्टमक के अंदर क्या क्या रोल प्ले करता है स्टमक डाइजेशन के अंदर। ठीक है, डाइजेशन इन स्टमक आज का टॉपिक है। अब देखो, एक एक लेजेंड था जिसका नाम था वेजिटा। ठीक है, वैसे तो काफी लोग जानते होंगे इसको, पर इसकी एक लाइन है। देखो, समटाइम्स यू मस्ट हर्ट इन ऑर्डर टू नो, फॉल इन ऑर्डर टू ग्रो। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो लाइफ है ना उसका ग्रेटेस्ट लेसन हमेशा पेन में ही सीखा जाता है। जब हमारा शरीर तकलीफ में होता है ना, तभी वो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सीख के जाता है। तो इस बात को फॉलो करते हुए आज का लेक्चर हम अभी स्टार्ट करते हैं। तो अभी जो पहले हमने सलाइवा किया था ना, उसको रिकैप करते हैं थोड़ा सा। जैसे जैसे सलाइवा है, मैंने बताया था कि पर डे के हिसाब से 1 से 1.5 लीटर तक ये सलाइवा हमारा प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इसका पीएच होता है 6.8। और न्यूट्रल कब होता है? अगर 7 हो ना पीएच वैल्यू, तब उसको हम न्यूट्रल बोलेंगे। और न्यूट्रल में एग्जांपल क्या है? प्योर वाटर। प्योर वाटर। ठीक है। अब अगर पीएच 6.8 से कम हो जाए, जैसे ये स्लाइटली एसिडिक है, इससे और कम हो जाए, 5.5 तक अगर पीएच चला गया ना, तो समझ जाओ टूथ डिक्की होने शुरू हो जाएंगे। दांत हमारे सड़ने लग जाएंगे, गलने गलने लग जाएंगे, डिक्की होने लग जाएगा। ठीक है, ये काफी बार आ चुका है, ये एक आधी बार आ चुका है कि कितने पीएच पे टूथ डिक्की होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो क्या है, हमारा 5.5 पे स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, फिर सलाइवा का क्या काम क्या है? सलाइवा जो है ना, वो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर जो स्टार्च होता है ना, उसको माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। किसकी हेल्प से? अमाइलेज या टाइलिन की हेल्प से। ये क्या है? एंजाइम्स है। ठीक है। अब एंजाइम क्या होता है? एंजाइम होता है बायो कैटलिस्ट। जो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज करते हैं ना, कैटलिस्ट, वही होते हैं बायो कैटलिस्ट हमारे एंजाइम्स। ठीक है, फिर हमने देखा था कि जो स्टार्च है, स्टार्च को पता लगाना है कि किसी सब्सटेंस में स्टार्च है या नहीं है, तो उसके लिए हमारा कौन सा सोल्यूशन यूज होता है? आयोडीन सोल्यूशन होता है। ठीक है, आयोडीन सॉल्यूशन अगर आप आलू पे या राइस पे डाल देते हो, तो उसका कलर कैसा हो जाता है? ब्लू ब्लैक हो जाता है। ब्लू या ब्लैक हो जाता है। अगर कलर ऐसा आ रहा है, इसका मतलब क्या है? कि उस प्रोडक्ट के अंदर आयोडीन है, स्टार्च है ना। आयोडीन सॉल्यूशन की हेल्प से हमें पता चल गया कि स्टार्च है। फिर जो हमारा डाइजेस्टेड फूड होता है ना माउथ के अंदर, उसको नाम दिया जाता है बेलस। और ये लगभग स्फेरिकल शेप का होके हम इसको निगल लेते हैं। फिर हमारे सलाइवा के अंदर लाइसोसोम एंजाइम भी होता है। अब लाइसोजाइम एंजाइम क्या काम करता है? ये काम करता है एंटी बैक्टीरियल का। जब भी कभी चोट लगती है तो उसके ऊपर बैक्टीरिया के अटैक या वायरल अटैक का डर रहता है ना। पर अगर हम हमारे सलाइवा से उस जगह को थोड़ा सा हल्का सा गीला कर लें, तो इनका डर कम हो जाता है, क्योंकि ये एक एंटीबायोटिक का काम करता है एक टाइप से। इसलिए हंटिंग एनिमल्स के अंदर काफी ज्यादा क्वांटिटी में मिलता है लाइसोजाइम एंजाइम। इसके ऊपर डिटेल में बात भी की थी, एक एग्जांपल भी दिया था। कौन सा एग्जांपल दिया था? जैसे डॉग है, डॉग के अगर सिर पे चोट लग जाती है, तो वो मर जाता है, जल्दी मर जाता है। क्यों मर जाता है? क्योंकि वहां तक उसकी टंग पहुंच नहीं सकती। अब टंग नहीं पहुंचेगी तो लाइसोजाइम एंजाइम काम नहीं कर पाएगा अपना। फिर सलाइवा के थ्रू फूड के अंदर डाइजेशन होने के बाद हमारा ईसोफेगस के थ्रू फूड जो है वो पेट में जाएगा। ईसोफेगस क्या होता है? फूड पाइप होता है। फूड पाइप जो हमारा माउथ को स्टमक से कनेक्ट करता है। माउथ को स्टमक से कनेक्ट करने वाला पाइप क्या होता है? फूड पाइप होता है। अभी मैं दिखाऊंगा इसकी पिक भी, अच्छे से समझ आ जाएगा तब आपको। ठीक है, फिर जो ईसोफेगस है, इसके अंदर कोई एंजाइम नहीं मिलता, यहाँ डाइजेशन नहीं होता। ईसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता, ये सिर्फ माउथ से खाना खाने को स्टमक तक ले जाने का काम करता है। फिर कौन सी मूवमेंट शो करता है ये? पेरिस्टालसिस मूवमेंट के हेल्प से खाना पेट में जाता है। तो जो फूड जो हमारे माउथ से इसोफेगस के थ्रू गया ना, वो पेरिस्टालसिस मूवमेंट की हेल्प थ्रू गया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन टीजीटी में आ चुका है, तो इस पे थोड़ा ध्यान देना, ये याद रखना। फिर हम अब जो है खाना स्टमक में आ चुका है, अब हम करेंगे डाइजेशन इन स्टमक। ठीक है, तो डाइजेशन में हमने करा माउथ। माउथ के अंदर फिर हमने करा बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी में हमने टंग की बात करी, टीथ की बात करी, सलाइवरी ग्लैंड की बात करी, सलाइवा की बात करी, फिर इसोफेगस की बात करी। अब जो है फूड हमारा स्टमक में है।
अब स्टमक कैसे हेल्प करता है डाइजेशन में, वो है हमारा मेन टॉपिक आज का। ठीक है, तो लेट्स गो। देखो यहाँ तक आ गए हम। जैसे ये जो है ना, ये फूड पाइप, ये हमारे गले से लेकर पेट को कनेक्ट करता है ना। ये पेट हो गया, जे शेप का होता है पेट। ये हमारा स्टमक, ये लिखा हुआ स्टमक, ठीक है, ये हमारा स्टमक हो गया। शेप कैसी होती है, जे टाइप की शेप होती है। जे फॉर जॉय होता है ना, जे, इंग्लिश का लेटर जे, उसकी शेप का होता है ये। ठीक है, तो ये ईसोफेगस ही है जो हमारे फूड को माउथ से कनेक्ट करता है, माउथ को स्टमक से कनेक्ट करता है। ये हो गई ईसोफेगस। ठीक है, फिर ये वाला पार्ट हो गया लीवर। लीवर के साइड में छोटा सा होता है गाल ब्लैडर। अब हम इसके अंदर पहुंच गए हैं, स्टमक में। फूड हमारा स्टमक में है, तो स्टमक की स्टडी करेंगे अभी हम। तो बेसिकली ये स्टमक की दूसरी पिक है। ठीक है, ये हमारा ईसोफेगस हो गया। जो ईसोफेगस जहां स्टमक से जुड़ता है ना, उसको बोलते हैं कार्डियक वेल्व, कार्डियक वाल्व। ठीक है, कार्डियक वेल्व बोलते हैं जो ईसोफेगस का जोन सा पार्ट स्टमक से कनेक्ट होता है। ये वाली वाल्व, इसको बोलेंगे कार्डियक वाल्व। ठीक है, फिर एक नीचे, ये स्टमक हो गया जे शेप का। फिर जो स्टमक अपनी इंटेस्टाइन से जुड़ी हुई होती है ना, उस वाले पार्ट को बोलते हैं, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं पेलोरिक वोल्व। ये दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए थोड़े इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया पेलोरिक वोल्व और वो हो गया कार्डिक वोल्व। ठीक है, फिर ये हमारा ये स्टमक था। और स्मॉल इंटेस्टाइन के डुडोनम वाले पार्ट से जुड़ता है। मैंने बताया था ना फर्स्ट लेक्चर में डाइजेशन में, कि क्या होता है, डुडेनम, जुजेनम और इलियम। इलियम के अंदर जो विलाई होता है वो हमारा एब्जॉर्प्शन का काम करता है, एसिमिलेशन का काम करता है। ठीक है, तो अभी जो स्टमक है, ये इसके साइड में जो लेयर है ना, ये लेयर होती है म्यूकस की लेयर। अब डिटेल में चलते हैं कि ये म्यूकस क्या है। ठीक है, चलो चलते हैं। तो अब हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, स्टमक। ध्यान देना कि कैसे डाइजेस्ट कर लेता है आपका स्टमक आपके फूड को। ठीक है, मतलब हर हर डाइजेशन के अंदर स्टमक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कभी सोचा है आपने, कुछ भी खाया, कभी पेट दर्द हो जाता है, कभी पेट दर्द नहीं होता है, कभी आप ओवर ईटिंग कर लेते हैं तभी भी खाना हजम नहीं होता है, कभी आप काफ़ी कम खाना खाते हैं तभी भी डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहता है। मतलब ये सारा सिस्टम क्यों है? तो ये सारा सिस्टम जो है ना, ये डाइजेशन की वजह से ही है। और डाइजेशन में मेन रोल, हर ऑर्गन का मेन रोल होता है डाइजेशन में। ठीक है, पर मेजर रोल जो है, बात आए तो उसकी बात आएगी स्टमक की। स्टमक ही ज्यादातर खाने में जितना डाइजेशन करवाएगा ना, उतना कोई और ऑर्गन नहीं करवाएगा। स्टमक ही है जो मेजर लोड लेता है सारे काम की डाइजेशन के अंदर। ठीक है, फिर इंटेस्टाइन तो एब्जॉर्ब कर लेगी, है ना। माउथ के अंदर तो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का स्टार्च ही डाइजेस्ट होगा। बाकी मेजोरिटी चीज को डाइजेस्ट करने के लिए स्टमक ही हेल्प करता है हमारी। ठीक है, तो बेसिकली जो स्टमक है ना, ये जे शेप का होता है। किस शेप का होता है? जे शेप का। ठीक है, फिर काम क्या करता है स्टमक? स्टमक के अंदर 4 से 5 घंटे तक फूड रहता है। 4 से 5 घंटे तक खाना रहता है हमारा। और ये करता क्या है? ये ऐसे, जैसे मान लो ये स्टमक है, तो ये फूड को ऐसे घुमा घुमा के जो गास्ट्रिक जूस है उसके अंदर मिक्स करता रहता है। यानी कि ये क्या करता है? चर्निंग ऑफ फूड करता है। चर्निंग ऑफ फूड यानी कि खाने का मंथन करता है। मंथन करता है ये खाने का, मतलब उसको घुमा घुमा के मिक्स करता रहता है गास्ट्रिक जूस से। ठीक है, अब एक दिन में कितना गास्ट्रिक जूस रिलीज हो सकता है, वो डिपेंड करता है हम खाते कैसा है। ठीक है, अब जो स्टमक है, ऐसा तो है नहीं कि हर कोई कितना ही खा सकता है। लिमिट होती है खाने की कि कितना खाना रख सकता है। कोई 2 रोटी खा ले, कोई 3 रोटी खा ले, कोई कुछ खा ले, कोई कुछ खा ले। पर जब भी हम क्वांटिटी को नापेंगे ना स्टमक में, तो उसको लीटर में नापेंगे। और कितने लीटर? 1 से 1.5 लीटर। ये होती है आइडियल स्टोरेज हमारे स्टमक की। ठीक है, ये ऊपर नीचे हो सकती है अलग अलग बंदे की। अब कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, जैसे कुछ बच्चे, कुछ बूढ़े, या कुछ जवान, या कुछ स्कूल जाने वाले, या कुछ भी है नौजवान, वे क्या करते हैं, 10 से 12 रोटियां भी खा सकते हैं। कुछ 1 से 2 ही खा पाते हैं, कुछ सिर्फ एक ही खाते हैं, है ना। तो वो सबकी पर्सनल अलग अलग कैपेसिटी होती है, प्रैक्टिस पे हो जाता है, बॉडी नीड पे चला जाता है वो बात। ठीक है, पर आइडियली कंडीशन में देखें तो 1 से 1.5 लीटर तक का एवरेज रहता है। इतना खाना हमारा फूड इजीली स्टोर कर सकता है बिना लोड लिए। ठीक है, फिर जो हमारा स्टमक है, ये जो है गास्ट्रिक ग्लैंड होता है इसके अंदर। गास्ट्रिक ग्लैंड, गास्ट्रिक ग्लैंड कहाँ मिलता है? हमारे स्टमक में मिलता है।
मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया भी था कहाँ मिलता है, हम डिटेल में करेंगे। तो अभी स्टमक का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड ही है। इसी को हम डिटेल में देखेंगे, गैस्ट्रिक ग्लैंड करता क्या है। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करता है। गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करता है। ठीक है। और जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो एसिडिक नेचर का होता है। अब एसिडिक नेचर का ये कैसे पता चला? ये पता चला उसकी पीएच वैल्यू से। पीएच क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। क्या बताता है कि कोई बॉडी कितनी एसिडिक है या कितनी बेसिक है? ये सब कौन बताता है? पीएच बताता है। इसका मतलब क्या है? जिस जिस भी बॉडी में जितने ज्यादा एच पॉजिटिव आयन होंगे ना, यानी हाइड्रोजन के आयन होंगे, वो उतना ही ज्यादा एसिडिक रहेगा। ठीक है। तो जो हमारा गास्ट्रिक ग्लैंड है वो गास्ट्रिक जूस रिलीज करता है, जो कि एसिडिक इन नेचर है, और जिसका पीएच कुछ ज्यादा ही होता है, मतलब 1.5 से 3.5 पीएच होता है इसकी वैल्यू। ठीक है। और इसका पीएच कितना रहेगा? 1.5 से 3.5 पीएच। अब देख लो 7 से कितना ज्यादा लो है, 1.5 से 3.5 तक चली गई। इतना लो है, इसका मतलब क्या है? बहुत ही ज्यादा एसिडिक है ये। 7 तो न्यूट्रल है, इससे नीचे एसिडिक ही होगा। जितना लो जाएगी टर्म उतनी ही ज्यादा एसिडिक, जितनी 7 से ज्यादा जाएगी टर्म उतनी ही थिंग बेसिक। ठीक है, ये ध्यान रखना बस। और ये 7 क्या है? प्योर वाटर, ये न्यूट्रल रहता है। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा बेसिक हो गया हमारा गास्ट्रिक जूस। अब ये इतना ज्यादा एसिडिक क्यों है वो भी हम डिटेल में देखेंगे। अब जो गैस्ट्रिक जूस है ना, गैस्ट्रिक जूस, इसके 4-5 पार्ट होते हैं। इसमें से पहला है इस पार्ट, मतलब इसके अंदर क्या क्या होता है। इसके अंदर होता है रेनिन। रेनिन रेनिन एक एंजाइम है। ठीक है। गैस्ट्रिक जूस के अंदर होता है HCl। इसके अंदर होता है म्यूकस। और क्या होता है इसके अंदर? पेप्सिनोजिन। और क्या होता है इसके अंदर? इंट्रेंसिक फैक्टर। इंट्रेंसिक फैक्टर। ठीक है। और क्या होता है? पेप्सिन। कितने हो गए? 6 चीजें होगी। तो बेसिकली गास्ट्रिक जूस के अंदर 6 चीजें होती हैं। रेनिन, HCl, म्यूकस, पेप्सिनोजिन, इंट्रेंसिक फैक्टर और पेप्सिन। ठीक है। अब देखते हैं कि HCl क्या काम करता है, म्यूकस क्या काम करता है, और ये बाकी चीजें करती क्या है हमारे गास्ट्रिक जूस के अंदर, क्यों हमारे डाइजेशन में इनकी नीड है। ठीक है। तो अभी देखो, जैसे हमने पहला क्या देखा? HCl। तो HCl जो है ये गास्ट्रिक जूस का पार्ट है। गास्ट्रिक जूस, यही है HCl जो गास्ट्रिक जूस को एसिडिक नेचर देता है। और HCl हमें हमें पता है ये काफी ज्यादा ही हैवी एसिड है। हैवी एसिड है। हैवी एसिड बोले तो, हैवी एसिड मतलब काफी ही तेज टाइप का, मतलब भारी टाइप का एसिड है ये, मतलब कुछ ज्यादा ही एसिडिक है ये। जैसे आपने सुना होगा तेजाब है ना, वो कहीं पड़ता है वहीं छेद कर देता है। अगर यहाँ इस स्क्रीन पे पड़ जाए तो स्क्रीन में छेद हो जाएगा। इस कपड़े पे पड़ जाए कपड़े पे छेद हो जाएगा। स्पाइडरमैन पे पड़ जाए स्पाइडरमैन पे छेद हो जाएगा। पर स्पाइडर सेंस की वजह से ये हट सकता है, पर छेद तो हो ही जाएगा अगर इसकी सेंसेस खराब हुई तो। इसीलिए ये काफी ज्यादा हैवी एसिड बोला जाता है HCl। फिर आपने सोचा होगा कि ये अगर HCl इतना हैवी है तो हमारी बॉडी को नीड क्या है इसकी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है HCl। मान लो हमने खाना खाया, उसके अंदर कुछ ये बैक्टीरिया वगैरह आ गए खाने में, वो तो आते ही हैं, बेसिक बेसिक सी बात है, बैक्टीरिया तो एटमोसफेयर में है ही। अब अगर खाने के थ्रू वो पेट में चले गए तो हमें बीमार करेंगे। अब बीमार ना हो इसीलिए HCl का रोल क्या है? उन सब बैक्टीरियाज को, उन सब वायरसेस को जो पेट के थ्रू हमारे बीमारियां कर सकते हैं, उनको किल करना। तो ये उन सबको किल करेगा। ठीक है, पहला ये बैक्टीरिया को किल करेगा। दूसरा ये एसिडिक नेचर देता है फूड को। ये हमारे जो भी खाना खाया है उस खाने को एसिडिक नेचर प्रोवाइड करता है। ठीक है। और इसी को गास्ट्रिक एसिड भी बोला जाता है। गास्ट्रिक एसिड। तो जो भी पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस है ना, वे यही सब आते हैं HCl से, कि ये क्यों है पेट में। क्योंकि ये हमारे बैक्टीरिया को मारने का काम करता है, एसिडिक नेचर देता है फूड को, और इसको गैस्ट्रिक एसिड भी बोला जाता है। फिर अब देखो, अब ये इतना एसिडिक है, ये स्क्रीन में ही छेद कर सकता है, तो आपकी स्किन क्या है? स्किन में भी कर सकता है ना। तो इसी वजह से HCl जो है बहुत ही डेंजरस है। अब अगर ये स्किन में छेद कर देगा, इसका मतलब है हमारे पेट में भी छेद कर देगा, छेद करके निकल जाएगा, ऐसे तो कोई जिंदा बचेगा ही नहीं। डाइजेशन के चक्कर में लाइफ गई।
है ना। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए देखो भगवान ने कितना अच्छा बनाया हमारा शरीर। HCl जितना ज्यादा एसिडिक है ना, उसके एसिड एसिड को कंट्रोल में रखने के लिए, ताकि वो छेद ना कर दे, एक म्यूकस की लेयर बनाई जाती है। ठीक है। म्यूकस बनाया जाता है म्यूकस ग्लैंड के द्वारा। ग्लैंड कौन सा है? म्यूकस ग्लैंड। ठीक है। म्यूकस ग्लैंड क्या काम करता है? ये HCl को होल नहीं करने देता। HCl के द्वारा जो स्टमक की लेयर को जो जलन होनी होती है ना, वो जलन होने नहीं देता, तो पता नहीं चलता कि स्टमक के अंदर HCl है। तो इसलिए म्यूकस काफी इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में। ठीक है। क्यों? क्योंकि म्यूकस अगर नहीं होगा ना, तो पेट में छेद हो जाएगा HCl की वजह से, पेट जल जाएगा, पेट पिघल जाएगा। यही है म्यूकस जो उसको पिघलने से बचाता है, HCl से बचाता है म्यूकस। ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है ये पूछा जा चुका है पहले। ठीक है। अब देखो, जैसे ये हमारा जे शेप का स्टमक हो गया। अब स्टमक की ये लेयर होगी, यही लेयर है हमारी म्यूकस की लेयर। यही है जो हमारी HCl से बचाती है, प्रोटेक्ट करती है। अब ये जो लेयर है ना, म्यूकस लेयर, ये हर 36 घंटों में रीन्यू होती है। हर 36 आवर में रीन्यू होती है, मतलब नई बन जाती है। हमारा पेट बिल्कुल नए जैसा हो जाता है हर 36 घंटे में। ठीक है। इसीलिए बोलते हैं कि अच्छा अच्छा फूड खाओ, फास्ट फूड मत खाओ। फास्ट फूड खाने से क्या होता है? एसिडिक नेचर बढ़ जाता है और म्यूकस अपना प्रॉपर काम नहीं कर पाता, जिससे जलन फील होती है। एसिडिक एसिड एसिड सा बना हुआ पेट में फील करता है, उसी को बोलते हैं एसिडिटी। अब TGT के अंदर एक क्वेश्चन हो रहा है, हुआ है कौन सा? एसिडिटी क्या होती है? एसिडिटी क्या होती है और इसके रीजंस क्या है? ठीक है। एसिडिटी होती है जब हमारे पेट में HCl की अमाउंट ज्यादा हो जाए, तो उस कंडीशन को हम बोल देते हैं एसिडिटी। इसके रीजन क्या है? इसके कुछ रीजन है। जैसे आपने देखा हो, आपके पेरेंट्स है, आपकी मम्मी है, आपके पिताजी हैं, ये क्या बोलते हैं? भाई आज तो एसिडिटी हो गई है ना, ये दिक्कत हो गई, हमने कुछ खा लिया या खाली पेट रहे, एसिडिटी हो गई है। फिर वे क्या करते हैं? इनो लेते हैं। तो क्यों हुई उनकी एसिडिटी? इसके बेसिकली देखी जाए तो तीन ही रीजन है। पहला, ज्यादा देर तक एम्प्टी स्टमक रहना, मतलब लंबे टाइम तक कुछ ना खाना। जैसे आपने देखा होगा घर में, जैसे काम करने वाली महिलाएं हैं, ठीक है, वे सुबह उठ के काम पे लग जाती हैं। झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े कितने काम होते हैं घर में, है ना। वे खाना खाते नहीं है, करते रहते काम करते रहते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है? एसिड HCl तो अपना काम करेगा ही, खाना नहीं मिला तब भी HCl गायब थोड़ी ना हो गया, वो तो है ही, वो तो बनेगा ही। तो इस कंडीशन में HCl ज्यादा हो गया तो उनको एसिडिटी हो जाती है। तो इसलिए लंबे टाइम तक खाली पेट रहना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे एसिडिटी बढ़ती है। फिर अगर हम ज्यादा खा लें, ओवर ईटिंग, ओवर ईटिंग की कंडीशन में भी एसिडिटी हो जाती है। अब ये कैसे होती है? अब जैसे मान लो हमने 1 से 1.5 लीटर से ज्यादा खाना खा लिया। ठीक है। अब 1 से 1.5 लीटर के हिसाब से बनना था HCl, पर अगर हमने ज्यादा खा लिया, ज्यादा ठूस लिया पेट में, ज्यादा लालच कर गए, तो HCl भी तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए ज्यादा रिलीज होगा। अब ज्यादा रिलीज होगा, उस कंडीशन में भी HCl की अमाउंट बढ़ गई। अमाउंट बढ़ गई तो हमें एसिडिटी करने के लिए वो कैपेबल है अब। इसीलिए हमारी एसिडिटी खाली पेट में भी होती है और ज्यादा खाने से भी हो जाती है। तीसरा रीजन क्या है? ये काफी इंपॉर्टेंट रीजन है, इसका मतलब ये वाला जो रीजन है, ये ज्यादातर देखा जाता है स्पाइसी फूड में। स्पाइसी फूड हो गया, फास्ट फूड हो गया, इन सब चीजों से भी एसिडिटी बढ़ती है। जितना ज्यादा तीखा खाओगे, जितना ज्यादा फास्ट फूड खाओगे, उतनी ही ज्यादा एसिडिटी बढ़ने के चांसेस रहेंगे। ठीक है। तो एग्जाम में पूछा जा चुका है ये पहले, इसलिए बताया मैंने ये। तो आप ये दिमाग में सेट कर लो, HCl का रोल क्या है, म्यूकस का रोल क्या है, एसिडिटी क्या है, किन किन चीजों से एसिडिटी होती है। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि एसिडिटी हो जाए, अब बाई चांस हो गई एसिडिटी, अब क्या करें? अब एसिडिटी होगी, क्यों होगी? क्योंकि HCl बढ़ गया। अगर एसिड बढ़ा है, तो उसको कम करने के लिए उसके अंदर थोड़ा बेस ऐड कर दो। अगर बेस ऐड करेंगे एसिड के अंदर, तो वो थोड़ा न्यूट्रल की तरफ जाएगा और हमारे एसिडिटी कम हो जाएगी, जलन कम हो जाएगी, है ना। तो अगर एसिडिटी को कम करना है ना, तो हमें उसके अंदर एंटासिड डालना पड़ेगा, एंटासिड खाना पड़ेगा, या फिर बेसिक सब्सटेंस खाना पड़ेगा। जो एसिडिक नहीं है वो चीजें खानी पड़ेंगी। अब ऐसी कौन सी चीजें आप खा सकते हो जिससे एसिडिटी कम हो? जैसे
कमेंट कर दो। ये तो काफी कॉमन सा क्वेश्चन है। एसिडिटी तो बहुत बेसिक है, हर किसी के लगभग हुई गई पहले, है ना। तो बताओ आपकी एसिडिटी में आपने क्या खाया था। ठीक है, तो बेसिकली एग्जाम में आने वाली चीजें तो मैं बता दूंगा, पर वैसे तो और भी चीजें होती हैं। जैसे सबसे पहले तो हम खाते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये काफी कॉमन नाम है और ये एग्जाम में पूछा जाता है डायरेक्ट। क्या पूछा जाता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कब यूज करते हैं। ये यूज करते हैं एसिडिटी बढ़ने पे। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि इसका नेचर होता है बेसिक। फिर इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? MgOH का ट्वाइस, ये होता है इसका केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, फिर ये तो पहला हो गया। दूसरा, एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए हम एल्यूमिनियम ट्राई हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं। एल्यूमिनियम ट्राई हाइड्रोक्साइड। ठीक है, एक तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ले सकते हैं, दूसरा एल्यूमिनियम ट्राई हाइड्रो ऑक्साइड ले सकते हैं। ये क्या हो गया? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और ये क्या होगा? एल्यूमिनियम ट्राई हाइड्रोक्साइड, ट्राई, और ये था हाइड्रोक्साइड। ठीक है, फिर जो है हम और क्या ले सकते हैं? एसिड, एंटासिड यानी कि बेसिक सब्सटेंस। तीसरा हो गया लेमन वाटर। लेमन वाटर भी तो लेते हैं ना। अब देखो, एक क्वेश्चन ये आना चाहिए था आपके दिमाग में लेमन का नाम लेते ही, कि जो लेमन है वो तो खुद ही एसिडिक होता है। ठीक है, पर मैंने क्या कहा था कि अगर एसिडिटी को कम करना है तो हमें बेसिक सब्सटेंस खानी चाहिए। पर जो लेमन वाटर है वो ऑलरेडी एसिडिक है, तो वो तो एसिडिक, एसिड को बढ़ाना चाहिए, एसिडिटी को बढ़ाना चाहिए। पर वो बढ़ाता नहीं है। क्यों नहीं बढ़ाता है? वो इसलिए क्योंकि जब हमने लेमन वाटर पिया ना, नींबू पानी पिया, पीने के बाद वो जो है मेटाबोलाइज होगा, यानी डाइजेस्ट होगा। डाइजेशन के बाद वो बेसिक नेचर शो करता है हमारी बॉडी में, यानी वो एल्कलाइन नेचर शो करता है। एल्कलाइजिंग नेचर शो करता है। अब इसका नेचर एल्कलाइजिंग है, इसलिए ये एसिडिक, एसिडिटी को कम करने का काम करेगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको याद रखना कि लेमन वाटर क्यों करता है, क्योंकि वो एल्कलाइजिंग नेचर शो करता है मेटाबोलाइज होने के बाद, इसलिए करता है। फिर चौथा क्या होगा हमारा? ये तो घर में मिलता ही है, क्या? मीठा सोडा। मीठा सोडा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मीठा सोडा है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला होता है NaHCO3। NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट बेसिक नेचर का होता है, एसिडिटी को कम करने का काम करता है। तो कौन कौन एसिडिटी को कम करने का काम करता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एल्यूमिनियम ट्राई हाइड्रोक्साइड, लेमन वाटर, और मीठा सोडा यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये क्वेश्चन जो है TGT में आ चुका है। अब जो क्वेश्चन आ चुका है तो जरूरी थोड़ी ना वो अगली बार भी आए, और प्रोबेबिलिटी तो ये भी है कि वो अगली बार भी आ जाए, पर पॉइंट अलग आए। जैसे मान लो पिछली बार ये आ गया, अगली बार ये आ जाए, या फिर लेमन वाटर पे आ जाए। लेमन वाटर में उसके रीजन पे आ जाए कि वो मेटाबोलाइज होने के बाद ही क्यों करता है, क्योंकि वो मेटाबोलाइज होने के बाद बेसिक नेचर शो करता है, एल्कलाइजिंग नेचर शो करता है, इसलिए वो एसिडिटी को कम कर सकता है। तो ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो कंफ्यूज कर सकते हैं बच्चों को, पर कंफ्यूज होना नहीं है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से पढ़ना है। फिर नेक्स्ट जो पार्ट आता है हमारा वो होता है इंट्रेंसिक फैक्टर का। इंट्रेंसिक फैक्टर, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, छोटा सा है पर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंट्रेंसिक फैक्टर वो है जो हमारी बॉडी में विटामिन B12 को प्रिपेयर करता है। विटामिन B12 को प्रिपेयर करने का काम कौन करता है? इंट्रेंसिक फैक्टर। कहाँ मिलता है? गास्ट्रिक जूस के अंदर इंट्रेंसिक फैक्टर है जो विटामिन B12 को प्रिपेयर करता है। अब ये क्वेश्चन ये नहीं आता क्या प्रिपेयर करता है, क्वेश्चन आता है विटामिन B12 का साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम क्या है? इसका साइंटिफिक नेम है साइनो, साइनोकोबाल एमाइन। ठीक है, साइनो कोबाल एमाइन। ये क्वेश्चन आता है कि विटामिन B12 का साइंटिफिक नेम क्या है। तो विटामिन B12 का साइंटिफिक नेम साइनोकोबाल एमाइन है। ठीक है, एमाइन।
अब इसके अंदर देखो कोबाल आ रहा है, कोबाल्ट किससे मिलता जुलता है? कोबाल्ट से। कोबाल्ट से मिलता है ना, कोबाल्ट एक धातु है ना? तो क्वेश्चन ये भी आता है, कौन सी धातु, कौन सा मेटल विटामिन बी 12 में मिलता है? तो कौन सा मिलता है? कोबाल्ट। ये दो क्वेश्चन आते हैं इससे, इंट्रिंसिक फैक्टर से। ये विटामिन बी 12 को प्रिपेयर करता है, इसका साइंटिफिक नेम है साइनोकोबाल एमाइन। और इस साइनोकोबाल एमाइन के अंदर कौन सा मेटल मिलता है? वो मिलता है कोबाल्ट मेटल। ठीक है, तो आई गेस ये इजी सा था, इसके अंदर आपको कोई इशू नहीं होगी। और इशू होगी तो आप कमेंट कर देना, मैं सबके कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा। पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे, ऐसे वीडियो चला के छोड़ने से कुछ नहीं होगा, और बार बार स्किप करने से भी कुछ नहीं होगा। ठीक है, फिर अपन हमारा आता है पेप्सिनोजिन। पेप्सिनोजिन। अब पेप्सिनोजिन क्या करता है? ये पेप्सिन एक एंजाइम है हमारा। एंजाइम कौन सा? पेप्सिन। इसको एक्टिवेट करने का काम करता है पेप्सिनोजिन। अब पेप्सिन एक एंजाइम है, तो एंजाइम डाइजेशन को बढ़ाने का काम करते हैं। तो पेप्सिन क्या डाइजेस्ट करता है? पेप्सिन डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को। प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है पेप्सिन। और पेप्सिन को एक्टिवेट कौन करता है हमारे स्टमक में? पेप्सिनोजिन। ठीक है, पेप्सिनोजिन क्या करता है? एंजाइम होता है हमारा पेप्सिन, उसको एक्टिवेट करता है। ठीक है, तो आई गेस इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर देखो, प्रोटीन जो है, प्रोटीन के ऊपर एंजाइम काम करेगा कौन सा? पेप्सिन कन्वर्ट कर देगा इसको पेप्टोन में, या फिर इसको पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट कर देगा। ये है इंपॉर्टेंट, इसके अंदर याद रखने वाली क्वेश्चन, कि प्रोटीन को पेप्सिन एंजाइम जो है वो पेप्टोन या फिर पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट कर देगा, पॉलीपेप्टाइड में। अब इसको याद रखने का तरीका क्या है? पी 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 पी, सिंपल तो है, P⁴ या फिर 4P, कुछ भी याद कर लो। प्रोटीन, पेप्सिन, पेप्टोन या पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, अब आता है हमारा पार्ट रेनिन वाला। अब तक में अगर इतने में हल्का फुल्का भी डाउट है ना, तो तुरंत क्लियर करना, ऐसे डाउट्स को इकट्ठे मत करना, एक एक डाउट को क्लियर कर लेना। अब आता है हमारा रेनिन। रेनिन क्या काम करता है? रेनिन जो है ना, वो एक एंजाइम है। ये एक ऐसा एंजाइम है जो अडल्ट्स के अंदर नहीं होता। अडल्ट्स के अंदर नहीं होता, ये कहाँ होता है? किड्स में, बच्चों में होता है, ये अडल्ट्स में नहीं होता। ठीक है, अब इसका काम क्या है? देखो, तुमने देखा होगा कोई दूध पीने वाला छोटा बच्चा है, 1-2 साल का, 2-3 साल का, जब उसको दूध पिलाते हैं, दूध पीने के तुरंत बाद कुछ कंडीशंस हो जाए कि उसको उल्टी आ जाए। उसने दूध पिया है, दूध पीने के तुरंत बाद उसने उल्टी कर दी। जब वो उल्टी करेगा ना, उसको देखना, वोमिटिंग करने के बाद देखना, जो उसने दूध पिया था ना, वो दूध की तरह लिक्विड फॉर्म में नहीं आएगा, वो दही जैसा शेप में आएगा। एक एक काइंड ऑफ दही, दही ही उसके बाहर निकलेगी, दूध नहीं निकलेगा। वो उसका रीजन क्या है? रेनिन। रेनिन जो है, वो दूध को दही, दही टाइप में, कर्ड टाइप में कन्वर्ट सा कर देता है। ठीक है, और ये सिर्फ बच्चों में ही मिलता है, अडल्ट्स के अंदर ये एंजाइम खत्म हो जाता है, अडल्ट्स के अंदर ये एंजाइम नहीं पाया जाता। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन गया, कौन सा एंजाइम बच्चों में तो है पर अडल्ट्स में नहीं है, और स्टमक में मिलता है, तो कौन सा हो गया? रेनिन। ठीक है, अब इससे ज्यादा क्लियर अगर समझाना हो तब कमेंट कर देना, मैं एक बार और रिकैप कर दूंगा। वैसे तो नेक्स्ट लेक्चर में रिकैप एक बार करूंगा ही, 2 मिनट के लिए। ठीक है, तो रेनिन हमारा किड्स में मिलता है, अडल्ट्स में नहीं मिलता, जो दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है। अब दूध से कुछ क्वेश्चंस आते हैं मिल्क के ऊपर, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। जैसे मिल्क जो है, उसके अंदर कौन सा प्रोटीन होता है? कुछ बच्चों को पता है, वो कमेंट में लिख दो, और जिनको नहीं पता है वो मैं बताता हूँ। मिल्क के अंदर होता है कैसीन प्रोटीन। कैसीन प्रोटीन। ठीक है, ये दूध के अंदर मिलता है। ये वही है जो मिल्क को वाइट कलर प्रोवाइड करता है। अब क्वेश्चन यही आता है मिल्क, यही आता है मिल्क के ऊपर, कि ऐसा कौन सा प्रोटीन है जो मिल्क को वाइट कलर देता है, या ऐसी कौन सी चीज है जो वाइट कलर देता है मिल्क को? तो उसके अंदर प्रोटीन होगा, कौन सा प्रोटीन होगा? कैसीन प्रोटीन होगा। ठीक है, कैसीन प्रोटीन। माँ का दूध वाइट होता है, कैसीन प्रोटीन की वजह से ही होता है। अब इतना सुनते ही एक क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए था आपके। क्या आना चाहिए था? कि जैसे माँ का दूध तो वाइट हो गया, पर जो काउ मिल्क है, काउज मिल्क,
वो तो व्हाइट नहीं होता, वो तो येलोइश होता है। गाय का दूध पिया है ना सबने? नहीं पिया तो अपने पेरेंट्स से पूछना कि गाय का दूध थोड़ा येलो होता है और भैंस का दूध व्हाइट होता है। मैमल्स का दूध व्हाइट होता है ज्यादातर, पर गाय का दूध येलो होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो गाय का दूध है ना, काउ मिल्क के अंदर विटामिन बी 2 होता है। विटामिन बी 2 की वजह से वो येलोइश कलर होता है उसके अंदर, ठीक है। अब विटामिन, क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि विटामिन बी 2 होता है, क्वेश्चन के ऑप्शन में आएगा इसका साइंटिफिक नेम। तो विटामिन बी 2 का साइंटिफिक नेम हो गया राइबोफ्लेविन। तो राइबोफ्लेविन हो गया विटामिन बी 2 का साइंटिफिक नेम, ठीक है। तो येलोइश कलर कौन देता है? विटामिन बी 2, या फिर इसको भी बोल भी सकते हैं क्रेटिनोइड, ठीक है। क्रेटिनोइड या राइबोफ्लोविन, इसी की वजह से गाय का दूध येलोइश कलर का होता है। और माँ का दूध व्हाइट कलर का क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर कैसीन प्रोटीन होता है, ठीक है। तो आई गेस यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो सारे ये गैस्ट्रिक जूस का सारा काम हमने पढ़ लिया है, ठीक है। क्या क्या होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर? इसके अंदर होता है हमारा रेनिन, HCl, म्यूकस, पेप्सिनोजिन, इंट्रेंसिक फैक्टर, इंट्रेंसिक फैक्टर और पेप्सिन। तो ये 6 चीजें होती हैं जिनसे मिलके गैस्ट्रिक जूस बनता है। गैस्ट्रिक जूस जो कि स्टमक के अंदर डाइजेशन का काम करता है। अब ये सारे मैंने बता दिए हैं, आप एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना अगर किसी भी पॉइंट में थोड़ी सी भी दिक्कत हो तो, वरना नेक्स्ट लेक्चर में दिक्कत आएगी समझने में। नेक्स्ट लेक्चर हमारा थोड़ा ज्यादा अच्छा होगा। हम लीवर लीवर वाला, बाइल जूस वाला, ये वाला टॉपिक करेंगे। आप जब ब्लड टेस्ट कराते हो, आपने देखा हुआ लीवर का टेस्ट होता है, किडनी का टेस्ट होता है, उसके अंदर कुछ टर्म्स होती हैं जैसे बिलरुबिन, बिलरुद्दीन, बिलरुद्दीन, ये कुछ चीजें होती हैं जो उसके अंदर आती हैं, ठीक है। अब जब हम ये कर ही रहे हैं तो उन सबको देखेंगे कि वो होता क्या है। कभी कभी बिलरुबिन बढ़ जाता है, कभी कभी घट जाता है। ये सब आप तो ऐसे देख के छोड़ देते होगे कि ठीक है भाई, घट गया बढ़ गया, डॉक्टर देखेगा, हम क्या करें। हम खुद खुद से कर सकते हैं अगर हमें हल्की फुल्की साइंस आती है तो। पूरी MBBS करने की जरूरत नहीं है। जो एग्जाम में आती है ना, TGT, PGT, SSC, CGL, इसके अंदर साइंस कॉमन है। तो जो कॉमन साइंस है, कॉमन बायोलॉजी है, वो तो सबको पता होनी चाहिए, चाहे वो अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा हो। आपके पेरेंट्स को भी पता होनी चाहिए। तो मैं तो कहूंगा कि आप ये लेक्चर जो अब से शुरू होने जा रहे हैं ना डाइजेशन के ऊपर, ये अपने पेरेंट्स को भी दिखाओ। खान पान कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या खाने से क्या होता है, वो सब कुछ बताया जाएगा इसके अंदर, ठीक है। अब देखो इस लेक्चर को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, फिर खत्म करेंगे। अब देखो जो फूड के अंदर डाइजेस्ट हुआ ना खाना, जो हमारा फूड डाइजेस्ट हुआ, फूड डाइजेस्टेड इन माउथ, स्टमक, उसको क्या बोलेंगे? चाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चाइम। यानी कि डाइजेस्टेड फूड जो हमारा पेट में है उसको चाइम बोलते हैं। अब जो है, हमने काव के बारे में पढ़ा था। काव एक रूमिनेंट एनिमल है। रूमिनेंट एनिमल, ठीक है। काव का जो मिल्क है वो येलोइश कलर में होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर विटामिन बी 2 होता है। विटामिन बी 2 को राइबोफ्लेविन भी बोलते हैं, या फिर क्रेटिनोइड की वजह से येलो कलर होता है ना। अब काव एक रूमिनेंट एनिमल है। अब रूमिनेंट एनिमल क्या होता है? रूमिनेंट एनिमल उसको बोलते हैं जो जुगाली करते हैं। जुगाली करने वाले जानवर जैसे गाय, भैंस, ये दोनों रूमिनेंट एनिमल्स हैं। कैमल भी थोड़ा बहुत आ सकता है इस कैटेगरी में, ठीक है। जुगाली करते हैं। अब जो जुगाली करने वाले जानवर है उनको रूमिनेंट एनिमल बोलते हैं। इनके बेसिकली जो स्टमक है ना, स्टमक के 4 चैम्बर होते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं स्टमक के, ठीक है। जैसे ये स्टमक हो गया, इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर लो। तो रूमिनेंट एनिमल्स के स्टमक के 4 पार्ट होते हैं। कौन से होते हैं? पहला तो हो गया र्यूमन, दूसरा होता है रेक्टिकुलम, तीसरा आता है ओसामिन, ओमासम, और चौथा होता है हमारा एबोमासम, ठीक है। र्यूमन, रेक्टिकुलम, ओमासम और एबोमासम, ठीक है।
अब जो र्यूमन है ये बिगेस्ट पार्ट होता है इन चारों में। तो पेपर में यही आता है, क्या आता है कि जो र्यूमिनेंट एनिमल है उनके स्टमक का कौन सा पार्ट बिगेस्ट पार्ट है, तो वो है हमारा र्यूमन। र्यूमन है। अब र्यूमन ही वो पार्ट है जिसके अंदर सेल्यूलोज का डाइजेशन होता है। सेल्यूलोज डाइजेस्ट होता है। किस में होता है? फैटी एसिड में, है ना। सेल्यूलोज डाइजेस्ट होता है फैटी फैटी एसिड में। कौन से चैम्बर में? र्यूमन वाले चैम्बर में। ये आ चुका है पहले भी पेपर में, तो ये हमें पढ़ना जरूरी है। ठीक है, फिर आता है रेक्टिकुलम। रेक्टिकुलम हनीकॉम्ब भी बोलते हैं इसको। हनीकॉम्ब की शेप का होता है ये, हल्का हल्का, तो इसको हनीकॉम्ब भी बोलते हैं। फिर आता है ओमासम। ओमासम बुक, इसको दूसरा नाम इसका बुक भी है। यानी कि बुक लगभग एक टाइप से बुक के जैसा होता है ये, तो इसको कोल्ड एज बुक भी करते हैं। फिर आता है एबोमासम, ये होता है ट्रू स्टमक। ठीक है। तो जो ओमासम जो है उसको बुक बुक भी बोलते हैं। ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है, प्लस में न्यूट्रिएंट्स को भी। ठीक है। और जो जो हमारा एबोमासम है उसको ट्रू स्टमक बोला जाता है। और ये बिल्कुल ह्यूमंस के जैसे काम करता है। ह्यूमंस के जैसे ही फंक्शन है इसका। जैसे हमारा ह्यूमन जो स्टमक था, अभी अभी पढ़ा था हमने, वो जो स्टमक रूमिनेंट एनिमल्स के अंदर कौन सा पार्ट करता है वो फंक्शन प्ले, वो करता है हमारा अबोमासम। ठीक है। तो रूमिनेंट एनिमल के चार पार्ट होते हैं: ह्यूमन, रेक्टिकुलम, ओबास ओमासम और अबोमासम। ह्यूमन तो होगा जो बिगेस्ट वाला पार्ट, जिसके अंदर सेल्यूलोज डाइजेस्ट होके फैटी एसिड में कन्वर्ट होता है। रेक्टिकुलम को हम हनीकोम भी बोल सकते हैं। ओमासम को हम बुक भी बोल सकते हैं। और ओमासम के अंदर ही हमारा पानी और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होने का काम होता है। और एबोमासम होता है हमारा ट्रू स्टमक, जिसके अंदर फंक्शन बिल्कुल ह्यूमन के स्टमक के जैसा ही होता है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है, जो हमारा इसोफेगस है, ये यहाँ स्टमक से जुड़ गया। ये स्टमक हो गया जे शेप का, और ये हमारी होगी इंटेस्टाइन। ठीक है। तो इसोफेगस और स्टमक को जोड़ने वाली जो ये लेयर है, इस लेयर को हम बोलेंगे वाल्व। ये बंद खुल ऐसे होती है। खाना जब जाता है तब ये खुलती है, खाना जाने के बाद ये बंद हो जाती है। ठीक है। इसको हम बोलते हैं कार्डियक वॉल्व। कार्डियक वाल्व। और फिर खाना जो है, खाना अब ये इंटेस्टाइन में भी जाएगा। अब जो वाल्व यहाँ प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं पाइलोरिक वाल्व। पाइलोरिक वाल्व। अब ये मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में दिखाया भी था। ठीक है। तो एक बार बैक करके वो दोबारा देख लेना कि कहाँ क्या है। फिर अब फूड जो है, फूड ये हमारे माउथ से एनस तक जाता है ना। अब ये माउथ से एनस तक जाता है, क्यों? किसकी हेल्प से जाता है? ये जाता है ग्रेविटी की हेल्प से। अगर ग्रेविटी कहीं कम है ना, तो हमारे एनर्जी ज्यादा लगेगी उसको एनस तक ले जाने में। खाने को मुंह से एनस तक ले जाने में ज्यादा एनर्जी लगेगी अगर कहीं पे ग्रेविटी कम है। इसलिए ग्रेविटी मेजर रोल प्ले करती है। ठीक है। तो आज हमने स्टोमक का टॉपिक कर लिया है। ठीक है। तो स्टमक हमारा इतना ही था, बेसिक पार्ट हो चुका है स्टमक का। अब कल से हमारा जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का टॉपिक शुरू हुआ। स्मॉल इंटेस्टाइन का टॉपिक ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एब्जॉर्प्शन होता है यहाँ पे। ठीक है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ये थोड़ा ध्यान से करना। अब तक का लेक्चर जितना भी हुआ है ना, वो सारा रिवाइज कर लेना। एक दिन टेस्ट लेने की सोची थी, पर अभी मैं वो कर नहीं पाया हूँ। एक दिन आपका टेस्ट भी लिया जाएगा। ठीक है। तो गुड लक एंड हैव अ नाइस डे। बाय। सब्सक्राइब और लाइक शेयर कर दिया करो। ऐसे मैं कहता नहीं हूं तो मतलब ये नहीं है यार तुम करते ही नहीं हो। आप लोग स्टूडेंट का फर्ज निभाइए, मैं टीचर का फर्ज निभाऊंगा। ठीक है। तो गुड लक, करो प्रिपरेशन, बेस्ट ऑफ लक। बाय।